हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम कैसे सिस्टमैटिक वे में अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग सोशल रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल और उसके इंटरेस्ट को पूरा करने में हम ज़्यादा फोकस देते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके फीचर्स एंड इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं और द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस। ओके, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल रिलेशन बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस करता है। ओके, सोशल रिलेशनशिप हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, ओके, या कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, विच इमर्स इन ऑन इट्स ओन ड्यू टू फॉर्मल रोल एंड रिलेशनशिप अमंग पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, अगर वहाँ वो एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक रीच करने के लिए वो लोग एफर्ट लगाते हैं, एट द सेम टाइम उन एम्प्लॉयज़ को भी सोशल नीड्स की ज़रूरत होती है, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने की आवश्यकता होती है। तो वर्किंग आवर में नहीं, जब वो फ्री टाइम में होते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और साथ में वो अपने सोशल रिलेशनशिप भी बिल्डअप करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, वहाँ पर सबसे ऊपर होते हैं हमारे प्रिंसिपल, ओके, देन आफ्टर वाइस प्रिंसिपल, देन टीचर एंड द लास्ट इज स्टूडेंट्स। हो सकता है वाइस प्रिंसिपल का किसी टीचर से अच्छा टर्म हो, अच्छा फ्रेंडशिप हो, जब भी फ्री टाइम होगा, ओके, जब भी लंच आवर होगा, हो सकता है कि वो वाइस प्रिंसिपल किसी टीचर का अच्छा दोस्त हो और उसके साथ बैठ करके लंच करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी हम फॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हम अपने सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने में लगे हुए हैं। अगर हो सकता है एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, दोनों एक दूसरे को फ्री टाइम में पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी सोशल रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है अंडर द फॉर्मल रिलेशनशिप। तो इनफॉर्मल में हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे हम अपने सोशल रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फीचर्स। It originate from the personal interaction of employees with an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जब जहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर इंट्रैक्शन तो होगा ही, ओके, वहाँ पर इंट्रैक्शन होगा, लोग एक दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे, या जिसका मेंटेलिटी एक जैसा होगा, जिसके एटीट्यूड्स या बिहेवियर एक जैसे होंगे, वो लोग दोनों आपस में फ्रेंडशिप करेंगे या एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों में अगर इंट्रैक्शन हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ भी हम सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। ओके, the next point we have is it does not have fixed channel of communication। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फिक्स्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो पहले इंटरेक्ट करते हैं अपने सुपरवाइजर से, अगर कोई प्रॉब्लम होगा देन सुपरवाइजर मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करेगा या कम्युनिकेट करेगा। वहाँ पर एक चैनल हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है। ओके, इट डज नॉट हैव फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वी हैव इज इट इमर्स स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के रूल्स या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है, ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। ओके,
अगर दो व्यक्ति के विचार एक जैसे हैं या दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। यहाँ पर कोई एक सिस्टमैटिक हम रूल्स को या एप्लीकेशन को एप्लीकेबल नहीं बना रहे हैं या किसी हम फॉर्मूला को तो पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी मैनेजमेंट को तो पुट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हो जा रहा है खुद से। नेक्स्ट वी हैव इज इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल। Next we have is advantages. It leads to faster spread of information and feedback as the formal channel of communication is not followed. Informal organization के अंदर अगर हमने किसी भी बात को फैलाना होता है या स्प्रेड करना होता है या सर्कुलेट करना होता है तो वो आसानी से हो जाता है, उसमें डिले नहीं होता है। डिले किस चीज़ में होगा? जब हम जहाँ पर सिस्टमैटिकली वे में चलेंगे या हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। फर्स्ट वी हैव इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके, ये हम लोग ने मैनेजमेंट में डिस्कस किया था। टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में होते हैं कंपनी के बॉस, सीईओ, कंपनी का एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जितने लोग मिलकर के प्लान बनाते हैं यहाँ पर, वो इम्प्लीमेंट करवाने का दायित्व किसको मिलता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलता है? तो मिडिल लेवल में जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, ओके, ये मैनेजर इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं? तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में करते हैं, जहाँ पर हमारे सुपरवाइज़र होते हैं और सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जहाँ पर ग्राउंड लेवल पे जो काम चल रहा है हम उसी चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टॉप लेवल के द्वारा जो मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो बातें बताई गई हैं, एज इट इज़ मिडिल लेवल उसको इम्प्लीमेंट करता है लोअर लेवल पे। तो यहाँ पर एक चेन है। अगर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कोई बातें आती हैं तो पहले वो मिडिल लेवल के पास जाएगा, देन मिडिल लेवल से टॉप लेवल के पास जाएगा। तो एक चेन है, इस चेन को हमें फॉलो करना होगा, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर हमें अगर कम्युनिकेट करना है, अगर हमें फीडबैक जानना है या हमें किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन लेना है, तो हमें ज़्यादा नेटवर्क को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, हमें चेन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, हमें चैनल को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज इट इनहैंस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जहाँ पर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर केवल और केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में बातें होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम लॉन्ग टर्म तक रन करवा सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, ये बातें होती हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जहाँ पर हम सोशल रिलेशनशिप बिल्ड कर, जहाँ पर हम प्रॉफिट कमा करके एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म तक रन करवाने का प्रयास करते हैं, एट द सेम टाइम हम सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने में और अपने एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देते हैं। वहाँ इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या इम्पोर्टेंस देते हैं तो उनके इंटरेस्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या उनकी ज़रूरतों को हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर जहाँ पर हम एक एम्प्लॉई से काम ले रहे हैं, एट द सेम टाइम हम उसके नीड्स को पूरा कर रहे हैं, या उसको जिन चीज़ों की आवश्यकता है हम उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, इट प्रोवाइड क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये बहुत जल्द क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। फॉर्मल में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वहाँ पर हमें एक चेन को फॉलो करना होगा। हम डिसीज़न ले नहीं पाएंगे तो डिसीज़न कहाँ से आएगा?
टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा पेश किया जाएगा। तो वहाँ पर डिले हो सकता है, वहाँ पे देरी हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर एट अ टाइम हम डिसीजन ले सकते हैं। जब ज़रूरत होगा तब हम उसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस यानी डीमेरिट्स। तो इनफॉर्मल के अंदर डीमेरिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? Informal organization spread rumors, sometime it goes against the interest of the organization। कभी कभी होता है जब एम्प्लॉयज़ आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं या आपस में ज़्यादा ही घुल मिल जाते हैं, वहाँ पर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कराने में वो उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं होती है जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है बहुत सारी ऐसी र्यूमर्स स्प्रेड हो जाती हैं जिसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करता है या एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज मेंबर ऑफ द ग्रुप में गिव मोर प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये सबसे बड़ा डिमेरिट्स है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और हम उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे या उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें करनी चाहिए हम उतना इफ़ेक्टिव वे में नहीं कर रहे हैं और हम प्रायोरिटी दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को नहीं, ग्रुप इंटरेस्ट को ज़्यादा हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डीमेरिट्स का काम करेगा। क्योंकि अगर वो अपने वर्कर्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ा सा लिबरल है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कराने के लिए अपना एफर्ट्स दिखाना चाहिए या जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें टाइम टू टाइम पूरा करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ओवर पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज डेलीगेशन। डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी। ओके, यहाँ पर हम ऑथोरिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। ओके, ऑथोरिटी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं जो सुपीरियर के पास है टू सबऑर्डिनेट्स। इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। हमने देखा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, जहां पर एक प्लान्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए टॉप लेवल जो है वो बताता है मिडिल लेवल को और मिडिल लेवल इम्प्लीमेंट करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने सुपीरियर या सबऑर्डिनेट्स को देखा था, जहां पर सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट्स के द्वारा काम को करवाता है या ऑर्गेनाइजेशन के काम को पूरा करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम सुपीरियर से कुछ पावर ट्रांसफ़र करेंगे सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स मिलकर ही एक काम को पूरा करता है। वो प्रोडक्शन का हो सकता है, वो मार्केटिंग का हो सकता है, वो सेल का हो सकता है, वो परचेजिंग का हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो ग्राउंड लेवल पे होता है, वो लोअर लेवल पे होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, साथ में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो जो काम को परफॉर्म करेगा, वो जो टास्क को परफॉर्म करेगा, तो उस टास्क के लिए हम उसको अकाउंटेबल बना देंगे, उसको रिस्पॉन्सिबल बना देंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑथोरिटी मीन्स पावर। ऑथोरिटी मीन्स पावर। Authority refers to the right to take decision in order to guide the activities of other। Authority का मतलब होता है take decision, सही निर्णय लेना, सही डिसीजन लेना और राइट टाइम पर लेना। ऑथोरिटी आपको एक पावर देता है, ऑथोरिटी आपको एक पावर देता है जिसके तहत आप राइट डिसीजन ले सकते हो या डिसीजन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर।
जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनसे कौन सा काम करवाना है या नहीं करवाना है, जो वो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत वे में वो लोग जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम डिसीजन ले सकते हैं। ये हमें पावर प्रोवाइड कराया जाता है। ऑथोरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप। ऑथोरिटी जो है वो डिटरमाइन करता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप को। ओके, टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डीएम, एमडी होते हैं या जीएम होते हैं। वहां पर वो लोग बैठ करके डिस्कशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैनेजर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जिस एरिया में हमारा काम हो रहा है वो हमारा है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे सुपीरियर हैं और हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं। जब तक सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, जब तक वो लोग के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, इंटरेक्ट अच्छे से नहीं करेंगे और कोऑर्डिनेट अगर अच्छे से नहीं करेंगे, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाता है जब उसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। ओके, लॉज एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी। ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। ऑथोरिटी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करता है। कैसे डाउनवर्ड फ्लो करता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये हमारा टॉप लेवल, ये हमारा मिडिल लेवल और ये हमारा लोअर लेवल है। ओके, तो जो भी प्लानिंग होता है या जो भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या कंपनी के बॉस होते हैं, जिन्हें हम सीईओ बोलते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट कर सकते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हम बोलते हैं, तो जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे होते हैं उनके पास प्लानिंग करने का पावर होता है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने का पावर होता है। हमने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे और डेवलप करना है, हमें किस और सेक्टर में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारा प्लानिंग और डिसीजन टॉप लेवल लेता है। ओके, वही टॉप लेवल कुछ पावर मिडिल लेवल के मैनेजर्स को सप्लाई करता है, मैनेजर को ट्रांसफ़र करता है। वो कुछ पावर मैनेजर को ट्रांसफ़र करता है कि आप अकॉर्डिंग टू द प्लान हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, और अकॉर्डिंग टू द प्लान अगर आपको लगता है कि हमें इन व्यक्तियों की आवश्यकता है तो आप एज पर द रिक्वायरमेंट उन्हें हायर कर सकते हैं। तो मैनेजर को लगता है कि मुझे इस सेक्शन में या इस डिपार्टमेंट में एक पर्सन की आवश्यकता है, एक व्यक्ति की आवश्यकता है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट वो हायर कर लेता है। एट दैट टाइम वही मैनेजर कुछ पावर सप्लाई ट्रांसफ़र करता है सुपीरियर को, और सुपीरियर जो है वो कुछ पावर सब ऑर्डिनेट्स के एक मेंबर को दे देता है। बहुत सारे सब ऑर्डिनेट्स हैं तो उनमें से किसी एक को वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बना देगा, जिनसे सुपीरियर उनको वो सब ऑर्डिनेट जो होगा वो सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, सुपीरियर जो है वो मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मैनेजर जो है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जितने लोग हैं वो उनको रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो पावर फ्लो हो रहा है वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल आया, मिडिल लेवल से लोअर लेवल आया, तो ये डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन, एक दायित्व है, एक लाइबिलिटी है ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म प्रॉपरली द असाइन ड्यूटी। जो ड्यूटी असाइन कराई जाती है सब ऑर्डिनेट्स को या जिसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, वो ड्यूटी को पूरा करना ये ऑब्लिगेशन बन जाता है, ये दायित्व बन जाता है उस सबऑर्डिनेट्स का। इफ द सबऑर्डिनेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब, अगर सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है
he or she, okay, must be given necessary authority to carry out that task. हमें जो टास्क, हमें मतलब जो सबऑर्डिनेट्स को अगर सुपरवाइजर के द्वारा जो टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, उस समय उसको अगर हम नेसेसरी ऑथोरिटी नहीं देंगे, जितनी ऑथोरिटी की आवश्यकता है या जितने पावर की आवश्यकता है, अगर हम उसको पावर नहीं देंगे तो हो सकता है वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए, जिसके चलते हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। तो हमने क्या करना है, जिस टास्क को अगर हम जिस व्यक्ति को दे रहे हैं या जिस सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें कुछ ना कुछ पावर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी वो अपने काम को पूरा कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी implies being accountable for the final outcome. When a superior assign a work to a subordinate, he or she is answerable to the superior for its outcome. अगर हमें पावर भी मिला है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, अगर सबऑर्डिनेट्स को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिला है, तब वो अकाउंटेबल है, यानी तब वो जवाबदेह होगा, आंसरेबल होगा जिस काम के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था या जिस काम के लिए उसको ऑथोरिटी दिया गया था, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सुपीरियर का, और सुपीरियर उससे हर एक चीज़ या हर एक्टिविटी के लिए जवाब मांगेगा। तो सब ऑर्डिनेट्स को जो काम दिया गया था, जो टास्क दिया गया था, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी मिला था, उसके लिए वो अकाउंटेबल होगा। उसके लिए उससे पूछा जाएगा कि आपको अगर ये काम दिया गया था तो आपने कब किया, किस आधार पर किया, कितना कॉस्ट इसमें लगा, कितने लोग इंगेज थे इसमें, ये सारा कुछ उस टास्क से रिलेटेड उससे पूछा जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इसमें कुछ पॉइंट्स से हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड। ओके, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाते हैं थ्रू डेलीगेशन। फर्स्ट वी हैव इज इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द ऑफिसर्स। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके जो वर्कलोड होते हैं वो डेलीगेशन के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, दे कैन thus यूटिलाइज देयर टाइम इन मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव वर्क इंस्टेड ऑफ वर्क ऑफ डेली रूटीन। हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर किया पावर को टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर लेवल। यहाँ पर अगर पावर ट्रांसफर हो रहा है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो रहा है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो या टॉप लेवल पे हो, उन पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो थोड़ा सा कम हो गया, या उन पर जो वर्कलोड था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। अब वो वर्कलोड जो उनके नीचे काम कर रहे हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स, उनके ऊपर चला गया। जो टॉप लेवल पे बैठे हैं या जो मिडिल लेवल पे बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर्स में काउंट होते हैं, अब वो अपना फ्री टाइम जो उनका बच गया है टाइम, वो उसमें थोड़ा सा इनोवेटिव कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। अगर हम डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी करते हैं, तो इसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपने टैलेंट को दूसरों को दिखा सके, या अपने टैलेंट से वो अपना प्रमोशन ले पाए। ओके, जिस व्यक्ति का सिलेक्शन ग्रुप सी में हुआ था, अब वो उसके अंदर टैलेंट है, वो उस टैलेंट को यूटिलाइज करेगा और ग्रुप बी में प्रमोट हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है और अपने टैलेंट को और डेवलप करता है और शो करता है। allows them to develop those skills which will enable them to perform complex tasks. Okay, next we have is quick and better decision are possible. The subordinates are granted sufficient authority, so they need not to go to their superiors for taking decision concerning the routine matter. अगर हम लोग
पावर को ट्रांसफ़र करते हैं सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, तो वहाँ पर हम देख पाएंगे जो हमारा सबऑर्डिनेट्स हैं या जो सबऑर्डिनेटर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के आधार पर वो डिसीजन ले पाएगा। उसको हर बात के लिए सुपीरियर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब तक हम अथॉरिटी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो ये हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि हमारे एम्प्लॉय कैपेबल है या नहीं है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब भी हम बता नहीं पाएंगे कि हमारे एम्प्लॉय कैपेबल है या नहीं है। तो बेटर डिसीजन लेने के लिए हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी करते हैं और जिसके आधार पर हमारे एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर हम सिस्टमैटिक वे में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, जितने भी लेवल्स मैनेजमेंट में होते हैं उन तीनों लेवल्स में हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे अथॉरिटी का। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट सेंट्रल पॉइंट। ओके, एक्सेप्ट कौन सा, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है उसको छोड़ करके हम बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में या बाकी सारे लेवल्स में हम क्या करेंगे, अथॉरिटी को हम डेलीगेट करेंगे। ओके, जिससे जो हमारे सबऑर्डिनेटर्स हैं वो भी अपने स्किल और टैलेंट को शो कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे, जिसके कारण हमारा जो वर्कलोड है, जो हमारे टॉप लेवल और मिडिल लेवल का जो हमारा वर्क लोड है या मिडिल लेवल का जो वर्क लोड है वो कम हो जाएगा और उन्हें समय मिल पाएगा और क्रिएटिव चीज़ें करने का और सोचने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से हमें फ़ायदा ही हो रहा है। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते हैं और केवल हम सेंट्रलाइज्ड तरीके से अपने काम को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन में देखा गया है जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, अगर उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है, जैसे हमारे सबऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, अगर सबऑर्डिनेट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा या उनसे कुछ पूछा नहीं जाएगा तो हम देख पाएंगे कि वो लोग भी इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। अगर हम उनको कुछ अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी और बेटर करने का प्रयास करते हैं, खुद के स्किल को डेवलप करने का प्रयास करते हैं या उनके पास जो टैलेंट है वो उन्हें शो करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है? नंबर 1 पॉइंट वी हैव इज develop initiative among subordinates. Okay, it help to promote confidence and self-reliance in the subordinates as they are given freedom to take their own decision. अगर हम हमारे जो सबऑर्डिनेटर्स है या सबऑर्डिनेट्स है हम उन्हें फ्री कर रहे हैं कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन ले सकते हो आप, तो उसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप होगा तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए मेहनत करेंगे। ये जो करता है ये प्रमोट करता है कॉन्फिडेंस को और फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइट डिसीजन ले पाए। ओके, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करता है जब उसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स अच्छे से या हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, जहाँ पर उनका स्किल भी डेवलप हो रहा है, जहाँ पर उनका टैलेंट भी डेवलप हो रहा है, जहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम मिनिमम टाइम में या जितना टाइम हमने रखा है उस टाइम तक हम रीच कर पाएंगे अपने इंटरेस्ट या गोल तक। नेक्स्ट वी हैव इज
development managerial talent for the future. Training given by this organization and the experience gained from handling the project increase the talent of the managers and employees. अगर हमारे मैनेजर्स का टैलेंट या मैनेजरियल स्किल को हम चाहते हैं कि डेवलप करें, तो हम किस आधार पर अपने मैनेजर और अपने एम्प्लॉयज़ का टैलेंट को, स्किल को या मैनेजरियल एबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं? उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करा करके। यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना या वर्कशॉप में उनको भेजना या सेमिनार अटेंड करवाना, जिसके तहत उनकी एबिलिटी, उनके टैलेंट में और डेवलपमेंट होता है और उनका जो मैनेजरियल टैलेंट है उसे और हम अच्छे से निखार पाएंगे, क्योंकि इसी सब ऑर्डिनेट से हम सुपीरियर भी कल को बना सकते हैं। जितने भी सब ऑर्डिनेटर्स या सब ऑर्डिनेट्स हमारे अंडर काम करते हैं, उन्हीं में से हम किसी एक को प्रमोट करेंगे, सुपीरियर बना देंगे और उसी सुपीरियर में से हम किसी एक को मैनेजर बना देंगे। तो यहाँ पर हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा और उसके अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर हम उनके टैलेंट और स्किल को डेवलप करते हैं या उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो वो फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज क्विक डिसीजन मेकिंग. Since the managerial decisions are taken by all the levels nearest to the point of action, the help them to take better and quick decision. अगर हमने ऑथोरिटी को ट्रांसफर किया है टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर, तो जो भी डिसीजन होगा वो क्विक ले पाएंगे। सबऑर्डिनेट्स उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन सिचुएशंस को देख रहे हैं और सिचुएशन के आधार पर वो राइट डिसीजन या क्विक डिसीजन ले पाएंगे, जिससे हो सकता है कि अगर हमने डिसीजन लेने में डिले कर दिया तो हमें लॉस भी होगा, लेकिन वही सबऑर्डिनेट्स या सुपीरियर अगर राइट डिसीजन ले लेता है राइट टाइम पे, तो हमें ज़्यादा लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। देन द फोर्थ पॉइंट वी हैव इज रिलीव the top management. By delegation of work, the daily managerial job are assigned to the subordinates, which leaves enough time with the superiors to look into priority area. हम कैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिलीव कर सकते हैं? हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑथोरिटी को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो रहा है। तो टॉप लेवल का जो वर्कलोड था उसने मिडिल लेवल को दे दिया, प्लानिंग बता दिया कि अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर को ये काम करवाना है या करना है। वो अपना ऑथोरिटी को ट्रांसफ़र किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र किया सुपीरियर को और सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट्स को। तो यहाँ पर उनका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो रहा है और सफिशिएंट टाइम उनको मिल रहा है दूसरे सेक्टर में फोकस करने के लिए, दूसरे एरिया में फोकस करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, फैसिलिटेट ग्रोथ. It allows the departmental heads and employees to perform in the best possible manner, considering all the aspects of their department, which in turn increase productivity, efficiency and facilitate growth. हम अगर अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं या प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हर सेक्टर में इंडिविजुअली ध्यान देना पड़ेगा। जो सेक्टर हमारा वीक है या जो सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों को कैसे पैरेलल लेकर के चल सकते हैं या हमें कितना किस और सेक्टर में फोकस करना है, इन सारी चीज़ों को करने के साथ तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर पाएंगे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव इज बेटर कंट्रोल. Evaluation of performance is possible at each level, which result in complete control over all the other activities. बेटर कंट्रोल अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट कमाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट पूरा होगा, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट भी पूरा होगा।
जब हम टॉप टू मिडिल और मिडिल टू लोअर किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में लेकर के चलते हैं, अगर हमारा कंट्रोल अच्छा है तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में डेवलप कर पाएंगे और हमारी जितनी भी नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हम उस नीड्स को एट अ टाइम पूरा करने का प्रयास करते हैं और बेटर कंट्रोल के कारण ही हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, जहां पर हम फाइनेंस रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं, जहां पर हम रॉ मटेरियल की बात कर सकते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी पॉसिबल है जब आपका कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छा है। ओके, कंट्रोलिंग के माध्यम से ही हम सारी चीज़ों को बेटर वे में अचीव कर पाएंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को रीच कर पाएंगे। थैंक यू।